नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमपी की महाभारत और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा उपचुनाव में 9 विधानसभा पर कोई भी प्रत्याशी जीते या हारे, आपको बता दें कि जीत जिसकी भी होगी वो दल बदलू ही होगा। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने दूसरे दलों से आए हुए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। इनमें से ज्यादातर कांग्रेस और बीजेपी के दल बदलू हैं, जो बीजेपी से कांग्रेस और कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं। मुरैना जिले की सुमावली और अंबा सीट, ग्वालियर जिले की ग्वालियर पूर्व डवरा सीट, दतिया जिले की भांडेर, शिवपुरी जिले की करैरा, गुना की बमौरी, सागर की सुर्खी और इंदौर की सांवेर, ये वो विधानसभा सीट हैं जहां पर दल बदलुओं की जीत तय मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों ही पार्टियों के बीच मुख्य मुकाबला माना जाता है मध्य प्रदेश की राजनीति में। और यदि इन दोनों में से कोई प्रत्याशी जीतता है तो वो जीत दल बदलू की होगी। और आपको यह भी बता दें कि बीजेपी ने कांग्रेस से आए 25 नेताओं को उम्मीदवार बनाया, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी से आए 6, बीएसपी से आए 2 और बहुजन संघर्ष दल से आए 1 नेता को टिकट दिया है। बिकाऊ और टिकाऊ के मुद्दे पर जुबानी जंग भी तेज है। दोनों पार्टियां एक दूसरे के दल बदलुओं को पाक साफ बता रही है और निशाना भी साधा जा रहा है। कांग्रेस में यदि आप दूसरे दल से लाकर टिकट तो बहुत अच्छी बात है, पर भारतीय जनता पार्टी टिकट है तो गुना, तो यही तो जनता निर्धारण करेगी। जनता बहुत परिपक्व है मध्य प्रदेश की, वो जानती है कि किस प्रकार का छल कपट धोखा कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ जी ने और उनके साथी दिग्विजय सिंह जी ने, सीएम बीएम सरकार थी, छोटे मियां बड़े मियां की सरकार थी, इनका काम था कि लूट खसोट दलाली करना। तो इन दलों को करारा जवाब देगी और मध्य प्रदेश की जनता बताएगी कि असली टिकाऊ कौन है, वो जो आम जनता की लड़ाई लड़ता है। कल भी तुम विधायक थे और आज फिर विधायक बनने के लिए जनता की अदालत में पहुंच गए। ये जनता के मत के साथ गद्दारी है, ये धोखा है। तो ये फैसला होना है 2 लोगों के बीच में। निश्चित रूप से उनने दल बदले होंगे, लेकिन जो है एक ने दल इसलिए बदला है कि उसने उसके माध्यम से लाभ अर्जित किया है और उसको जो है जनता उसकी कीमत वसूली है, और दूसरा जो है ये अपनी भावना के कारण अपने दल बदल कर गया है। जी हां, तो ये समीकरण जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर और प्रतिक्रियाएं हम आपको सुना चुके हैं बीजेपी और कांग्रेस की। दोनों ही दल एक दूसरे को आरोप लगाते हुए उन पर अपने दल बदल को ठीक बता रहे हैं और दूसरे के दल बदल को गलत। बहरहाल स्थिति क्या है, 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर दल बदल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए समान है। और अब इन दल बदल पर यदि दांव खेला जा रहा है उपचुनाव में, तो जनता यह भी देख रही है कि दल बदल को मुद्दा बनाकर जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है, बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है, जनता यह भी समझती है कि वाकई में जनहितैषी कौन है, जनता के लिए कौन मैदान में है, जनहितैषी है या फिर वो स्वयं हितैषी है, यानी कि अपना भला चाहता है, अपनी राजनीति बरकरार रखना चाहता है। बहरहाल इन सब के बीच चूंकि अब उपचुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और उपचुनाव में 3 नवंबर को वोटिंग होनी है, लिहाजा तैयारियां जो की जा रही थी पिछले 7 महीने से अब वो अंतिम चरणों में है और ताबड़तोड़ रैलियों और आरोप प्रत्यारोप के सारे कटाक्ष करके, तंज कस के और कभी कभी तो अमर्यादित टिप्पणी करके चुनाव प्रचार किया जा रहा है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्वालियर से, जी मीडिया संवाददाता। शैलेंद्र, उपचुनाव है, उपचुनाव की जंग में दल बदल जिसके चलते ही ये उपचुनाव मध्य प्रदेश को देखना पड़ रहा है। 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी दल बदल से ही आए हैं। जनता भी समझ रही है कि उनके हित के लिए कौन आया है या अपने खुद के हित के लिए कौन आया है। लेकिन ये जो मुद्दा जो उपचुनाव में कांग्रेस बीजेपी पर उठाती रही है या बीजेपी कांग्रेस पर उठाती रही है, क्या वाकई में इससे फर्क पड़ता है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर फर्क तो पड़ता ही है, क्योंकि जिस तरीके से जो विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, खासकर 28 में से 25 विधायकों की बात करें तो ये वो विधायक हैं जो जिनको 2018 में जनता ने वोट दिया था और उनको विधानसभा पहुंचाया था। लेकिन ये लोग अपनी वजह से, यानी अपने ही लिए ही इस्तीफा देकर अब एक बार फिर जनता के बीच में है। तो जनता ये सवाल पूछना उनका लाजमी है कि आखिर उनकी ऐसी क्या मजबूरियां रहीं
कि वो जनता के लिए एक बार फिर बीच में आ गए। हालांकि ये सारे लोग ये कहते हैं कि जनता के विकास कार्य नहीं हो रहे थे और यही कारण है कि उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया और दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया। लेकिन जनता जो है, अधिकांश जनता जो है, इस तर्क को स्वीकार करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही है। हमने तमाम विधानसभा में जब जाना हुआ और उस दौरान लोगों से बात की तो सबने ये कहा कि हमसे तो कोई पूछने भी नहीं आया। ये बात सही है कि न तो जो वर्तमान में विधायक थे उन्होंने कोई काम किए, या उससे पहले के जो विधायक थे ना उन्होंने काम किए, और ना अभी जो आ जाएंगे वो इतना ज़्यादा काम करेंगे। जो मूलभूत सुविधाओं की बात है केवल वहीं तक चीज़ें सीमित रह जाती हैं और उसके लिए भी कई बार जो है वो माननीयों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं और कई बार वो मिलते हैं, कई बार मिलते भी नहीं हैं। यानी ये कहा जाए कि कई मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण जो हैं महरूम तक रह जाते हैं। तो ऐसे में जो बीजेपी में जो शामिल हुए हैं विधायकों का ये कहना कि जनता के लिए गए हैं, ये जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उसके उलट अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कांग्रेस की तरफ जितने, चाहे वो बीजेपी से आए हों, चाहे बीएसपी से आए हों या दूसरे दलों से आए हों, उन लोगों पर जब बीजेपी के लोग बिकाऊ और टिकाऊ की बात करते हैं और वो कहते हैं कि आपने भी तो दल बदल किया, तो वो लोग, उनका अपना एक तर्क होता है। उनका ये कहना होता है कि 2018 में जनता ने हमको नकार दिया था, जनता ने हमको चुना नहीं था, लेकिन बाद में हम दूसरी पार्टी में शामिल हुए। हम जनता के वोट को बेचकर शामिल नहीं हुए, हम जनमत को हमने नहीं बेचा है। इस तरह के जो आरोप शैलेंद्र, यानी कि ये तर्क भले ही अब प्रत्याशियों की तरफ से दिए जा रहे हों, लेकिन जनता भी समझती है कि ये तर्क क्यों दिए जाते हैं। प्रमोद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजधानी भोपाल से। प्रमोद, बीजेपी की तो ये मजबूरी थी कि जो 25 विधायक, 22 विधायक उस समय और बाद में फिर 3 और बाद में जुड़ गए, जो दूसरे दल से आए थे, तो उन्हें टिकट देना ही था, ऐलान भी पहले कर दिया गया था। लेकिन कांग्रेस ने भी 9 सीटों पर उनको उम्मीदवार बनाया है जो दूसरे दल से उनकी पार्टी में आए हैं। यानी कि ये वो लोग हैं जो चुनाव देखकर अपना पाला बदल देते हैं और उनका वेलकम भी टिकट देकर किया जाता है। ये सियासी मजबूरी है या हमारे परिवार में ऐसे लोग नहीं हैं कि जिन्हें हम मौका दे सकें? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर ये सत्ता की लड़ाई है, बीजेपी हो कांग्रेस हो। देखिए दोनों ही ऐसे चेहरों पर दांव खेलना चाहती हैं और दांव खेलती नज़र आ रही हैं जो मैदान उपचुनाव का मार सकते हों। और बाकी में जिनका होल्ड रहता हो, कांग्रेस की यदि हम बात करें तो जो 9 बीजेपी की तरफ से या अन्य पार्टियों से आए हैं जो उम्मीदवार बनाए गए हैं, वो देखिए कमलनाथ ने लगभग 2 से 3 बार सर्वे कराया था और सर्वे में देखिए वो होल्ड रखते हैं उस क्षेत्र में। और कांग्रेस को, पार्टी को लगता है कि वो इस उपचुनाव में वो एक बड़े प्रत्याशी हो सकते थे। यही वजह है कि कांग्रेस ने उन पर दांव लगाया और उनके सहारे वो सीट अपनी झोली में डालना चाहती है। क्योंकि यदि देखिए कांग्रेस के पास यदि कोई अपना जिताऊ होता तो यकीनन इन पर कांग्रेस दाव नहीं लगाती। यही कांग्रेस की मजबूरी कहें या फिर उपचुनाव में फ़ायदा कहें, ये दोनों ही चीज़ें कांग्रेस मानकर चली है और सर्वे को भी देखिए ध्यान में और जहन में रखा है। देखिए बीजेपी तो देखिए जो 25 हम कहें जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं, उनकी वजह से ही सरकार, कमलनाथ सरकार गिरी है। तो देखिए उनको टिकट देना तो बीजेपी की मजबूरी थी, उन पर ही। लेकिन अब कांग्रेस साफ तौर पर ऐसे चेहरों पर दम लगाना चाहती थी और दम भर रही थी और साफ तौर पर कह रही थी कि हम जो भी चेहरे उपचुनाव में उतारेंगे वो जिताऊ होंगे और सर्वे के आधार पर उतारेंगे। देखिए कई नाम तो ऐसे हैं, पारुल साहू, जो देखिए प्रत्याशी के उनके नाम का ऐलान हुआ। देखिए हमारा काम है कि चीजें जो तथ्यात्मक हो वो जनता के सामने लाई जाए ताकि जनता भ्रमित ना होने पाए। अब बात यह है कि जब उन्होंने भी दूसरे दल से आए हुए लोगों को टिकट दिया, इन्होंने भी वही काम किया, तो फिर ये इसको मुद्दा क्यों बनाना? आपने भी वही काम किया है जो दूसरे ने किया है, तो इसको मुद्दा बनाकर जनता को भ्रमित क्यों किया जाता है फिर? विवेक, देखिए कांग्रेस हमलावर है और कांग्रेस कह रही है स्टार्टिंग से ही कि ये इन्होंने, हमारी सरकार जो कमलनाथ सरकार थी वो जनमत की सरकार थी, वो वोट की सरकार थी। इन्होंने नोट से, और ये जो 25 जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं वो पैसों की खातिर गए। देखिए इनका हमला ये है। और दूसरी तरफ जो बीजेपी की तरफ से जो कांग्रेस में गए हैं वो इस वजह से गए हैं और वो खुद ये स्टेटमेंट देते नज़र आते हैं कि उनकी
तरफ पार्टी ने ध्यान नहीं दिया और जो कांग्रेस से आए हैं वो पैसों की खातिर बीजेपी में आ गए हैं। यही वजह है कि वो अब जनता के सहारे, जनता के प्रतिनिधि बनना चाहते हैं, इसलिए वह कांग्रेस पार्टी में आए हैं। हालांकि देखिए हालात दोनों तरफ एक से ही हैं और लेकिन ये पॉलिटिक्स है, ये प्रदेश की सत्ता के लिए राजनीतिक लड़ाई है जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही लड़ते नजर आ रहे हैं। ये लड़ाई तो है और कुर्सी बचाने और कुर्सी पाने की लड़ाई है। अब इसको भी देखना होगा लड़ाई में कौन जीतेगा। शैलेंद्र, चूंकि 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर जीत जिसकी होगी ऐसी संभावना है। हालांकि राजनीति में कुछ भी अप्रत्याशित तो होता नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। यदि 9 उम्मीदवार 9 यहां पर जो सीटें हैं जहां पर दोनों ने दल बदल को अपना टिकट दिया है, उम्मीदवारी उनकी कराई है, वो जीतेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी से जो भी होंगे। लेकिन क्या लगता है कि उस क्षेत्र की जनता दल बदल को इतना बड़ा मुद्दा बनाएगी कि किसी तीसरे को मौका देगी? देखिए कुछ सीटें ऐसी हो सकती हैं जहां पर तीसरे व्यक्ति को मौका मिल सकता है और वो सीटें वही सीटें हैं जहां बसपा के प्रत्याशी जो हैं वो मजबूत में हैं। क्योंकि ये देखने में आया कि ग्वालियर चंबल संभाग में किसी भी दल के द्वारा जो लोग थे उनके द्वारा बगावत करके निर्दलीय पर्चे नहीं भरे गए हैं। यदि कोई निर्दलीय प्रत्याशी जो दमदार प्रत्याशी है वो मैदान में होता, जिस तरीके से आप जो बात कर रहे हैं कि 9 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ बीजेपी की तो मजबूरी थी लेकिन कांग्रेस ने भी जो दूसरे दल से आए प्रत्याशियों को मौका दिया, लेकिन वहां भी कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब रही और अपने ही दल के कुछ नाराज नेता मैदान में नहीं उतरे। तो इसलिए ये कहा जाए कि कोई और व्यक्ति बाजी मार ले जाएगा ये थोड़ा सा कठिन है। लेकिन कुछ सीटें ऐसी जरूर हैं, चाहे भाई अंबा की बात करें, मुरैना की बात करें या भांडेर की बात करें, ये सीटें वो सीटें हैं जहां 2018 में भी बसपा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और उसके पहले भी इन सीटों पर बसपा जो है वो जीत दर्ज कराती रही। और अभी वर्तमान की बात करें तो यहाँ कैंडिडेट जो है ये तारीख तय होगी कि जनता ने किसे नकारा है, किसे स्वीकार किया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र और प्रमोद, तमाम जानकारी के लिए। इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा में जीत के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में केंद्र सरकार के बड़े फैसले और राम मंदिर निर्माण को मुख्य मुद्दा बनाया है। माना जा रहा है कि बीजेपी राम मंदिर और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाएगी। वहीं बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय मुद्दों को सांवेर के संकल्प पत्र में शामिल करने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस नेता अनुरोध ललित जैन ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 साल में की गई घोषणाओं को पूरा किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। तो वहीं कांग्रेस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी जो वादा करती है उसे पूरा करती है। केंद्र में भी हमारी सरकार है, केंद्र सरकार ने जो भी वादे जनता से किए उन्हें निभाया है। यही बताने के लिए राष्ट्रीय विषयों को भी अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है। वो इनके इरादे नहीं है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। ये प्रदेश के उपचुनाव के परिणाम ये बता देंगे कि जनता इनको सभी जगह से हटाने का मन बना चुकी है, कांग्रेस के प्रत्याशियों को घर बिठाने का मन बना चुकी है। आप तो सिर्फ एक संकल्प कर लेते कि आपने पिछले 15 सालों में जो 21,000 घोषणाएं करी है उसे पूरा करूंगा, वही मध्य प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों पर बुलंदियों पे ले जाता। पर अब वो मौका भी आप गंवा चुके हैं, क्योंकि इस उपचुनाव के बाद वह संकल्प कमलनाथ जी पूरे करेंगे। 28 में से 28 सीटों पे कांग्रेस का परचम लहराने जा रहा है। हफ्ते भर पहले बीजेपी छोड़ शिवसेना का दामन थामने वाले जगमोहन वर्मा की घर वापसी हो गई है। विधायक रमेश मेंदोला और आकाश विजयवर्गीय ने जगमोहन वर्मा की दोबारा पार्टी में वापसी कराई है। जगमोहन वर्मा शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन अब बीजेपी में वापसी के बाद वो अपना नामांकन वापस लेंगे। घर वापसी के बाद जगमोहन वर्मा ने कहा कि पार्टी उनके मां के समान है और कोई भी बेटा ज्यादा दिनों तक मां से नाराज नहीं रह सकता। उपचुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आने हैं, लेकिन कांग्रेस नेता पहले से ही जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सचिव राकेश यादव ने ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री के पद की शपथ के बाद उनका जन्मदिन मनाया जाएगा और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कमलनाथ के जन्मदिन के मौके पर खजराना गणेश मंदिर में 11,000 लड्डुओं का भोग भी लगाया जाएगा। जनता का मुंह भी मीठा कराया जाएगा। आपको बता दें कि 18 नवंबर को पूर्व सीएम कमलनाथ का जन्मदिन है। ठीक 1 महीने बाद 18 नवंबर को शपथ ग्रहण करने के बाद माननीय कमलनाथ जी का जन्मदिन मनाया जाएगा।
इस अवसर पर खजराना गणेश मंदिर में 11,000 लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा और जनता का मुंह मीठा कराया जाएगा। ये वो अवसर रहेगा जब मध्य प्रदेश को गद्दारों से और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति मिलेगी और मध्य प्रदेश में एक ईमानदार मुख्यमंत्री की वापसी होगी और युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना की जाएगी। और यहां पर रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, जो लौटते हैं।